हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। नाइन्थ क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 में आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन। इससे पिछले लेक्चर्स में आपने रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ा कि रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फूड में मौजूद CH बॉन्ड्स को तोड़ते हैं और उसे एनर्जी हासिल करते हैं ATP की शक्ल में। आज हमने देखना है कि रिस्पायरेशन का मैकेनिज्म क्या है, मतलब आप किस तरह ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हो, कौन कौन से स्टेप से गुजरता है वो मॉलिक्यूल और किस तरह से वो ATP की प्रोडक्शन करता है, ATP जनरेट करता है। ठीक है। अच्छा, ये इस चैप्टर का सबसे मुश्किल टॉपिक समझा जाता है। क्यों? क्योंकि इसे आप रटा नहीं मार सकते। एक लिहाज से ये मुश्किल है और दूसरे लिहाज से आसान भी है। मुश्किल इस लिहाज से है कि टिपिकल टॉपिक्स की तरह आप इसको रटा नहीं मार सकते, और आसान इसलिए है कि अगर आपने समझ लिया और 2-3 बार आपने इसको लिख के प्रैक्टिस कर दी तो ये आपको एकदम क्लियर हो जाएगा और बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। रटा मारने वाली इसमें कोई चीज़ नहीं है। मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन। अब रिस्पायरेशन में सबसे पहला स्टेप आता है। अच्छा, रिस्पायरेशन दो तरह की थी ना, एरोबिक रिस्पायरेशन और एनएरोबिक रिस्पायरेशन। यहाँ पर हम मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं एरोबिक रिस्पायरेशन का, एनएरोबिक रिस्पायरेशन को नहीं पढ़ रहे। ठीक है। एनएरोबिक रिस्पायरेशन की जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन थी और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, उस चीज़ को हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ एरोबिक रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए जी, तो सबसे पहला स्टेप आता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस पहले आपको बताया था कि जहाँ पर भी लफ्ज़ लाइसिस आ जाए उसका मतलब है तोड़ना। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज है, ग्लूकोज को आप तोड़ते हो। तो इस स्टेप में आपने क्या करना है, ग्लूकोज को तोड़ना है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। और ग्लूकोज को तोड़ने के बाद बनेगा क्या? पायरुविक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? पायरुविक एसिड। अच्छा, ये स्टेप सेल के अंदर किस जगह पर होता है? तो ये होता है सेल के साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो फ्लूइड है वहाँ पर ये स्टेप हो रहा होता है, ग्लाइकोलाइसिस अकर इन साइटोप्लाज्म। अब होता कैसे है कि ये 6 कार्बन वाला ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाले ग्लूकोज आ गया, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। इसको आप तोड़ के बनाते हो, 2 मॉलिक्यूल्स बनाते हो पायरुविक एसिड के। और पायरुविक एसिड के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। तो ये 3 कार्बन वाला एक पायरुविक एसिड आ गया, प्लस 3 कार्बन वाला दूसरा पायरुविक एसिड। 2 पायरुविक एसिड बन गए। पायरुविक एसिड्स। एक पायरुविक एसिड के अंदर कितने कार्बन है? 3 कार्बन। पायरुविक एसिड 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। अच्छा, अब ये जब आप ये स्टेप हो रहा था तो इसके दौरान आपने दो ATP आपने प्रोवाइड किए। कितने ATP? 2 ATP प्रोवाइड किए रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपने 2 ATP की एनर्जी प्रोवाइड की, तो ग्लूकोज बन गया पायरुविक एसिड्स में। ठीक है। अच्छा, अब ये स्टेप हुआ तो आप जरा होर्स देखो, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को आपने तोड़ा है ना, तोड़ने वाले रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कैटाबॉलिक प्रोसेस। और कैटाबॉलिक प्रोसेस में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ATP बनेंगे भी। कितने ATP बनते हैं? 4 ATP बनते हैं। कितने बनते हैं? 4। और आपने दिए कितने थे? 2 ATP आपने दे दिए थे। ATP जब यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ADP में। ADP में। इसी तरह 4 ADP जो थे, 4 ADP, उसकी एनर्जी लेकर ये कन्वर्ट हो गया ATP में। तो अब आप मुझे बताओ यहाँ पर कितने ATP बने? पहले आपने 2 प्रोवाइड किए और फिर आपको 4 मिले, तो नेट ATP कितने आए? 2 ATP बने। कितने बने? 2 ATP बने। क्यों 2 बने? टोटल बने तो 4 है, लेकिन पहले 2 आपने प्रोवाइड भी तो किए थे ना, तो अगर वो आप निकाल दो तो पीछे 2 बचे। साथ एक और मॉलिक्यूल है NAD, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। P साथ नहीं लगाना, NADP नहीं है। P वो फोटोसिंथेसिस में था, रिस्पायरेशन में नहीं होता। ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप इसमें एब्सेंट है। ये NAD यहाँ से रिड्यूस होकर कन्वर्ट हो जाता है NADH में, NADH में। ठीक है, ये बात समझ आ गई। 2 NAD के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर इस प्रोसेस के दौरान NADH में कन्वर्ट होते हैं 2। अब इसका क्या काम है, ये आखिर में इसकी बात हम आखिर में करेंगे। ये असल में एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन सेल इनकी एनर्जी डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये एनर्जी करेंसी नहीं है। आपको बताया था कि सेल के अंदर जब सेल को एनर्जी चाहिए होती है तो वो किस मॉलिक्यूल से लेते हैं? ATP से। इसके अंदर भी ये भी एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन सेल इनसे एनर्जी नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता?
क्योंकि ये करेंसी नहीं है। तो इसको हम पहले एटीपी में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सेल इस काबिल होगा कि वो इसे एनर्जी हासिल करे। तो इसको एटीपी में कन्वर्ट करना है, वो कब होगा वो फिर आखिर में देखते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं इधर स्टार बना देता हूँ कि इसके साथ हमने आखिर में कुछ करना है। अब पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल बन गए, तो ये सारा का सारा ये पहला स्टेप था ग्लाइकोलाइसिस। इतना सिंपल नहीं है, लेकिन अभी आप छोटी क्लास में हो, 9th क्लास में, तो 9th क्लास में बस इतना ही याद रखना कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तोड़ के पायरुविक एसिड्स बने दो, एक पायरुविक एसिड के अंदर 3 कार्बन है, एटीपी का 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर यूटिलाइज हुए और आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स बने, 4 मॉलिक्यूल्स बने एटीपी के। तो ओवरऑल कितने नेट एटीपी कितने आए, 2 आए। एनएडी के 2 मॉलिक्यूल्स रिड्यूस होके एनएडीएच में कन्वर्ट हो गए, ठीक। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर। दूसरा स्टेप है स्टेप नंबर 2, क्रिब्स साइकिल। क्रिब्स साइकिल, क्रिब्स साइकिल होता है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्या चीज़ है, ये आप एक नज़र देख लो, ये पूरा सेल है, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस है, यहाँ पर एक ऑर्गेनेली पड़ी है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को अगर देखो तो ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर फोल्डिंग्स होती हैं इस तरह, जिसको आप क्रिस्टी का नाम देते हो, और बीच में जो फ्लूइड पड़ा है उसको आप क्या कहते हो, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हो। तो इस फ्लूइड के अंदर ये दूसरा स्टेप होगा क्रिब्स साइकिल। लेकिन ये पायरुविक एसिड कहाँ पड़े हैं, ये तो साइटोप्लाज्म में पड़े हैं, मतलब यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड पड़े हैं। अब पायरुविक एसिड को साइटोप्लाज्म से हमने पहुंचाना है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। बात समझ आ रही है। तो अब ये खुद ब खुद तो नहीं जाएंगे ना, इसके लिए हम कोई गाड़ी करेंगे। अब वो गाड़ी क्या होती है वो आप देख लो। पायरुविक एसिड का एक मॉलिक्यूल बनाता हूँ मैं, पायरुविक एसिड, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। ये पायरुविक एसिड पहले बैठता है रेशके में, गाड़ी में बैठता है, वो गाड़ी का नाम है कोएंजाइम ए, COA हम इसको लिखते हैं शॉर्ट में, कोएंजाइम ए, ठीक है। ये इसकी गाड़ी है। पायरुविक एसिड इस गाड़ी में सवार होके साइटोप्लाज्म से कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा, ठीक। COA, कोएंजाइम ए, ये इस पायरुविक एसिड को पकड़ के कहाँ ले जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ले जाता है। लेकिन यहाँ पर एक मसला है, मसला ये है कि ये जो गाड़ी है ये डबल सीटर है, और मतलब इसके अंदर 2 कार्बन साथ ले जाने की एबिलिटी है, लेकिन यहाँ पर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो ये COA इस पायरुविक एसिड कहता है कि ऐसा करो, 1 कार्बन तुम लूज कर लो, जो कार्बन यहाँ से निकलेगा वो किस फॉर्म में निकलेगा, CO2 की शक्ल में। CO2 की शक्ल में 1 कार्बन निकल गया, पीछे कितने कार्बन रह गए, 2 कार्बन। अब वो 2 कार्बन इसके साथ जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद अब वो पायरुविक एसिड तो नहीं रहा ना, क्योंकि 1 कार्बन आपने निकाल दिया, 1 कार्बन निकाला, तो अब जो चीज़ बची है उसको हम नाम कहते हैं एसिटाइल CoA, ठीक है। 2 कार्बन वाले जो मॉलिक्यूल बना था वो एसिटाइल है, कोएंजाइम ए के साथ जुड़ गया, तो ये इसने कंपाउंड बनाया एसिटाइल CoA, ये कंपाउंड बन गया। दरअसल ये इसका दूसरा स्टेप था क्रिब्स साइकिल, फिर तीसरा स्टेप आता है, लेकिन ये स्टेप बुक में इसी में जम किया हुआ है कि पायरुविक एसिड, इसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल CoA, ये असल में दूसरा स्टेप था, ठीक है। तो पायरुविक एसिड कोएंजाइम ए के साथ जुड़कर ये बनाएगा। इसके अंदर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। कितने कार्बन है, 2 कार्बन। बात समझ आ गई, यहाँ तक क्लियर है। इस स्टेप के दौरान भी एक NADH बनता है। क्या बनता है, NADH, मतलब NAD यहाँ पर भी रिड्यूस होके क्या बना दिया, NADH बना दिया, ठीक है। एक यहाँ पर 2 यहाँ पर बने थे, एक यहाँ पर बन गया। यहाँ तक क्लियर है। आगे एसिटाइल CoA जाएगा क्रिब्स साइकिल में। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एक साइकिल चल रहा है ऐसे, इसको फिलहाल रेस कर देते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एक साइकिल चल रहा है, मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो अपनी शक्ल चेंज करके एक साइकिल बना रहे हैं। प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होगा, उस प्रिकर्सर मॉलिक्यूल के अंदर ये एसिटाइल CoA जब ऐड होता है ना, तो कुछ कंपाउंड्स बनते हैं। अब वो कंपाउंड्स भी आपको बुक में फिलहाल डिस्कस नहीं किए हुए थे, उन्हें छोड़ देते हैं। अच्छा, एसिटाइल कोएंजाइम ए का काम यहाँ ख़त्म हो गया, वो यहाँ से निकल जाएगा। उसका काम तो सिर्फ पायरुविक एसिड को एसिटाइल बनाना था और एसिटाइल को इस साइकिल के अंदर लाना था, बस, ठीक है। तो उसका काम खत्म हो गया। अब एसिटाइल के अंदर कितने कार्बन है, 2 कार्बन। यही 2 कार्बन यहाँ पर कन्वर्ट हो जाते हैं CO2 में। CO2 कितने बनेंगे, 2 हैं तो 2 बनेंगे, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब ये काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स अपने जो शेप चेंज करते रहेंगे, तो उसके नतीजे में CO2 बन गए। तो पायरुविक एसिड को हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया सारे का सारा।
बात समझ आ गई। CO2 बन गए। अब यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस के दौरान NAD के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो NADH में कन्वर्ट होते हैं, NADH में, ठीक है। मतलब इनकी रिडक्शन होती है कितनी, 3 मॉलिक्यूल्स इसके हैं। एक और मॉलिक्यूल यहाँ पर आता है FAD, उसकी भी रिडक्शन होके वो भी कन्वर्ट हो जाता है FADH2। ये भी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, इसके पास भी काफ़ी एनर्जी है, लेकिन अगेन सेल उनको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, उसको पहले आप ATP में कन्वर्ट करते हो और साथ एक ATP का मॉलिक्यूल बनता है, ADP कन्वर्ट हो जाता है किस में, ATP में। बात समझ आ गई। तो ये जो साइकिल था इसको हम क्रिप्स साइकिल कहते हैं, ठीक है। क्रिप्स साइकिल के अंदर जब एसिटाइल को A ऐड हुआ तो कोएंजाइम A तो वो तो चला गया, उसका काम खत्म हो गया, गाड़ी चली गई। एसिटाइल के जो 2 कार्बन्स थे उनको कन्वर्ट कर दिया गया CO2 में, साथ NAD के 3 मॉलिक्यूल्स रिड्यूस होकर NADH में कन्वर्ट हुए, एक FAD के मॉलिक्यूल को कन्वर्ट किया गया FADH2 में और एक ATP बनाया गया। समझ आ गई। अच्छा, अब आते हैं तीसरे स्टेप पे। तीसरे स्टेप क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तीसरा स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान क्या काम होगा, ATP बनेगा। अब जो NADH यहाँ पर बने थे उन सारे के सारे NADH को आपने उठाना है, FADH को, और उससे ATP बनानी है, NADH। इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NAD में, ठीक है। और यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हुई है वो ADP को कन्वर्ट कर देगी किस में, ATP में। बात समझ आ गई। ADP ने इस NADH से एनर्जी हासिल की और ATP की शक्ल में वो फॉर्मेशन हुई। अब यहाँ पर एक बात याद रखें कि एक NADH जो है वो 3 ATP बना सकता है, ठीक है। और हाइड्रोजन इससे उतरा है ना, वो हाइड्रोजन जुड़ता है ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ जुड़कर वो बना देता है H2O। क्या बना देगा, H2O। इसी तरह FADH2 को भी देख लो, FADH2, इसकी भी रिडक्शन होगी, सॉरी ऑक्सीडेशन होगी, हाइड्रोजन उतरेगा तो ये FAD में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से जो हाइड्रोजन उतरा है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, और ADP जो है वो उस एनर्जी को लेकर ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने ADP बनेंगे, 2। FADH2 के पास जो एबिलिटी है वो 2 ATP बनाने की और NADH के पास 3 ATP बनाने की एबिलिटी है। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो अब ये सारे का सारा प्रोसेस था। अब एक बार ATP को काउंट करते हैं कि कितने ATP बने हैं पूरे प्रोसेस के दरमियान। आपको बताया था कि रिस्पायरेशन के दौरान कितने ATP बनते हैं, 36 ATP बनते हैं, 36 ATP। तो आप काउंट करते हैं कि ये 36 हैं कि नहीं है, ठीक है। सबसे पहले देखें, 2 ATP इस स्टेप में बने, 4 बने थे लेकिन 2 आपने प्रोवाइड भी किए तो उसे आप माइनस कर दो, 2 ATP यहाँ बने, 2 लिख लेते हैं। कितने मॉलिक्यूल बने NADH के, 2 बने थे। एक NADH का मॉलिक्यूल कितने बना सकता है ATP, 3 बना सकता है, तो 2 कितने बनाएगा, 6 बनाएगा, 6 लिख लो, 6 ATP आ गए। अब आगे चलो, अगला जो क्रिप्स साइकिल से पहले हुआ था, पायरुविक एसिड कन्वर्ट हुआ था एसिटाइल को A, तो इस दौरान भी NADH बना था। लेकिन अब गौर करो, ये एक पायरुविक एसिड था ना, एक पायरुविक एसिड ने NADH बनाया था एक, लेकिन हमारे पास कितने पायरुविक एसिड हैं, 2। दूसरे के साथ भी यही सारा प्रोसेस होगा। ये तो हमने एक पायरुविक एसिड के लिहाज से पूरा प्रोसेस देखा है, दूसरे के साथ भी होगा। तो इसका मतलब आगे जितने भी NADH आएंगे उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए जाएंगे। क्यों, क्योंकि दूसरे पायरुविक एसिड के साथ भी वो सारा फिनोमेना हो रहा है, ठीक है। तो पायरुविक एसिड जब एसिटाइल को में कन्वर्ट हुआ NADH बना, दूसरा पायरुविक एसिड भी एसिटाइल को में कन्वर्ट किया NADH बना, तो कितने बने, 2 NADH बने। 2 को अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक NADH कितने ATP बनाते हैं, 2 बनाते हैं, तो 2 3 आर 6, 6 ATP यहाँ बन गए, ठीक है। अब आगे साइकिल में आ जाओ, एक साइकिल एक पायरुविक एसिड के लिए था, दूसरे के लिए भी होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। साइकिल के दौरान 3 NADH बने थे ना, दूसरे पायरुविक एसिड के लिए भी 3 बनेंगे, तो 3 और 3 6 हो गए। 6 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 3 आर 18, 18 ATP बन गए। FAD का मॉलिक्यूल एक ही बना था क्रिप्स साइकिल के दौरान, दूसरे पायरुविक एसिड के लिए भी एक बना होगा, मतलब 2 हो गए, तो 2 2 आर 4 ATP ये हो गए, और एक ATP साइकिल के दौरान बने, दूसरे के लिए भी एक ATP साइकिल के दौरान बने, तो 2 हो गए, 2 ATP ये हो गए, ठीक है। अब इन सबको आप काउंट करो, 6 6 12 हो गए,
और 2 14 14 8 9 10 11 12 2 32 33 34 35 36 37 38 ये आ गए 38 ATP। कितने आ गए? 38। लेकिन हमने कहा था कि 36 बनते हैं। तो अब आखिर में एक बात आप नोट कर लो कि पूरे प्रोसेस के दौरान जो ATP है, कुछ ATP एनर्जी लॉस कर देता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, मतलब पूरे प्रोसेस के दौरान जो हीट एनर्जी बन रही है ना, उसमें ये 2 ATP दरअसल अपनी एनर्जी लॉस कर देते हैं। या फिर अगर आप इसको थोड़ा और डिटेल में देखो तो एक जो NADH है, एक NADH ये दरअसल 3 ATP नहीं बनाता, ये 2.5 ATP बनाता है। 2.5 मतलब 2 पूरे ATP और एक आधा। अब आधे की जो एनर्जी लॉस हुई है वो एनर्जी दरअसल लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो इसलिए हम कहते हैं कि पूरे प्रोसेस के दौरान जो ATP बने हैं वो कितने बने? 36 ATP बने हैं। बात समझ आ गई? तो एक बार सारे का सारा प्रोसेस रिवाइज करते हैं। सबसे पहले स्टेप आता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। इस दौरान ATP के 4 मॉलिक्यूल्स बनते हैं और 2 ATP आप पहले से प्रोवाइड करते हो, तो ओवरऑल 2 ATP बने। 2 NAD के मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस किया जाता है NADH में। ये पहला स्टेप था। पायरुविक एसिड को एंजाइम A के साथ जोड़ा जाता है तो वो एसिटाइल को A बनता है। ठीक है, एसिटाइल को A को फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर प्रोसेस हो रहा है क्रिब्स साइकिल। तो क्रिब्स साइकिल के दौरान 3 NAD कन्वर्ट हो जाते हैं NADH में, एक FAD कन्वर्ट हो जाता है FADH2 में और एक ATP का मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, और कोएंजाइम जो है वो उसी तरह निकल गया। एसिटाइल के पास जो 2 कार्बन थे वो 2 कार्बन कन्वर्ट हो गए CO2 में। यहाँ तक क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है कि NADH जो जगह जगह ये NADH के मॉलिक्यूल्स बने थे, इनकी एनर्जी को हम एनर्जी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे ATP में, तो वो दोबारा से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, मतलब हाइड्रोजन उनसे उतर जाएगा। वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर H2O बना देगा और ADP कन्वर्ट हो जाएगा ATP में। एक NADH 3 ATP बना सकता है। इसी तरह एक FADH जो है वो 2 ATP बना सकता है और हाइड्रोजन उतरकर ऑक्सीजन के साथ जुड़कर H2O बना देगा। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस था। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस हुई थी साइटोप्लाज्म में, क्रिब्स साइकिल हुई थी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये कहाँ होती है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में होती है। कहाँ होती है? इनर मेम्ब्रेन में। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, जिसके अंदर फोल्डिंग्स भी हैं, वहाँ पर ये होती है और उन फोल्डिंग्स को हम क्रिस्टी के नाम देते हैं। तो उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रही होती है। बात समझ आ गई? तो अब अगर पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन आया तो आपने सीधे सीधे ये डायग्राम्स बुक में बनी हुई हैं, इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है और ये डायग्राम्स आपने बना देनी है। बाकी कुछ थोड़े बहुत अल्फाज लिखने हैं कि ग्लाइकोलाइसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलाइसिस अकर इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये लिख देना है। साथ में ये भी बताना है कि ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और NADH बनते हैं। NADH जो हैं ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स हैं। क्रिब्स साइकिल अगर इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो क्रिब्स साइकिल के दौरान क्या हुआ है कि पायरुविक एसिड को एसिटाइल को A में कन्वर्ट किया। एसिटाइल को A के अंदर 2 कार्बन हैं तो वो 2 कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो थोड़े बहुत अल्फाज अपने लिख देने अपने अल्फाज में। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है जो कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। इसमें NADH और FADH2 को कन्वर्ट किया जाता है ATP में, उनकी ऑक्सीडेशन होती है। तो ये बात समझ आ गई? चले, ओवरऑल जो प्रोसेस में ATP बने कितने बने? 36 बने। ठीक हो गया? तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।